आइए शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। तो सबसे पहले बात आसानी तूफान की, जिसे लेकर 3 राज्यों में अलर्ट है। लेकिन राहत की बात यह है कि ये तूफान कमजोर पड़ने वाला है। लेकिन उससे पहले इस तूफान के कारण ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल में जोरदार बारिश का अलर्ट जारी किया गया। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। तीनों राज्य के तटीय इलाकों में तूफान से पैदा होने वाले हालात से निपटने के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। तूफान आसानी के खतरे को देखते हुए तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट रहने के लिए कह दिया गया है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। लेकिन इस बीच इस सलाह को दरकिनार कर कुछ मछुआरे कल निकले तो वहां पर फंस गए। आखिरकार कोस्ट गार्ड के देवदूत जवानों ने लहरों के कहर से इनको बचा लिया। आसानी का खतरा हालांकि अभी पूरी तरह से टला नहीं है, लेकिन इस बीच मौसम विभाग लगातार चेतावनी दे रहा है। तटीय इलाकों में कोस्ट गार्ड, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगातार तैनात की गई हैं और 11 मछुआरों को जब वहां से बचाया गया, कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर उनको बचाकर वहां से निकले, तो इसे पूरी तरह से एक अच्छे तालमेल और कोऑर्डिनेशन की ही बात कहेंगे। मौसम विभाग और तमाम जो एजेंसियां उनके बीच कोऑर्डिनेशन की ही बात इसको कहा जाएगा कि 11 मछुआरे जो वहां पर फंस गए थे, हालांकि चेतावनी को उन्होंने इग्नोर किया और उसी का नतीजा ये था कि बीच समंदर में उनकी नाव का इंजन बंद हो गया, जिसके बाद धीरे धीरे समंदर की लहरों में पूरी नाव फंस गई। पानी नाव के अंदर घुसने लगा। अगले पल क्या होगा शायद ये मछुआरे जानते नहीं थे, लेकिन तुरंत जैसे ही इसकी सूचना कोस्ट गार्ड को लगी, कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर्स तुरंत पहुंचे इनका रेस्क्यू करने के लिए, जिसके बाद इन मछुआरों का रेस्क्यू करके इन्हें वहां से तट पर लाया गया, जिसके बाद स्थानीय पुलिस के हवाले इनको किया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आसानी तूफान की। हम आपको ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से इसको अंजाम दिया गया वो दिखाएंगे। कब कब क्या क्या हुआ ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सरकार, प्रशासन और बचाव टीम के साथ कोस्ट गार्ड की टीम अलर्ट पर है। इस तूफान को लेकर तैयारी पुख्ता है, फुर्ती के साथ एक्शन भी लिया जा रहा है, लेकिन हालात देखते हुए लोगों को भी सावधान रहने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि हर बार बचाव टीम मदद के लिए समय पर पहुंच पाएगी। ओडिशा के गंजाम जिले में एक हादसा हुआ। प्रशासन की ओर से दी गई सलाह के बाद भी कुछ मछुआरे समुद्र में मछली पकड़ने पहुंच गए, लेकिन जब 6 नाव में सवार करीब 60 मछुआरे समुद्र से वापस आ रहे थे, तभी समुद्र की ऊंची लहरों के बीच सभी नाव पलट गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई और सभी मछुआरों को बचा लिया गया। नाव पलटने के बाद किसी तरह तैरकर समुद्र के किनारे पहुंच गए। मछली के लिए सभी समंदर में गए थे। हादसे के बाद जो मछली पकड़ कर लाए थे वो बह गई, उल्टे एक नाव भी क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन जान बची तो लाखों पाए। सभी सही सलामत घर लौट आए। कुछ को बस हल्की चोटें आई हैं। स्टेट रिलीफ कमिश्नर प्रदीप जैना साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर 12 मई तक कोई मछुआरा समुद्र में जाता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत एक्शन लिया जाएगा। कहते हैं डूबके को तिनके का सहारा ही काफी होता है, लेकिन जहां तिनके की भी उम्मीद ना हो, वहां भी इंडियन कोस्ट गार्ड का सहारा मौजूद होता है। समंदर की लहरों में फंसी एक कश्ती पर मौजूद 11 मछुआरे। दूर दूर तक मदद मिलने की कोई उम्मीद नहीं। गुजरता हुआ हर पल भारी। ये तस्वीर ओडिशा के तटीय इलाके गोपालपुर से करीब 20 किलोमीटर दूर सोनापुर बीच की है। आसानी तूफान की वजह से हवा की रफ्तार तेज थी और समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। अलर्ट के बावजूद मछुआरों की एक टीम समंदर में थी और वाइजैग से गंजाम जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसी वक्त नाव के इंजन ने काम करना बंद कर दिया। मछुआरे लाचार थे क्योंकि इंजन बंद होने के बाद नाव आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। नाव समंदर की तेज लहरों में फंस चुकी थी
और धीरे धीरे पानी नाव में भरने लगा था। यानी किसी भी क्षण नाव समंदर में डूब सकती थी, किसी भी पल जिंदगी की डोर टूट सकती थी। लेकिन तूफान की वजह से राहत और बचाव टीमें अलर्ट पर थी और जैसे ही उन्हें मछुआरों के समंदर में फंसे होने की खबर मिली, पलक झपकते ही कोस्ट गार्ड से संपर्क किया गया और इसके बाद 15 मिनट लगे, सिर्फ 15 मिनट, कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर समंदर में रेस्क्यू के लिए पहुंच गया। Got in touch with Coast Guard, Indian Coast Guard, Bhubaneswar DIG, Mr. Beast, as well as Paradip DIG, Mr. Singh, and promptly they have responded. I talked to them somewhere around 4:40 p.m. and by 4:55 p.m. one helicopter started its service and they have reached the site at around 4:45 and 5 minutes back already 3 persons have been evacuated from this boat. हालात को देखते हुए कोस्ट गार्ड ने भुवनेश्वर से अपना एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 रवाना किया, जिसने 11 मछुआरों को समंदर से सकुशल निकालने में ज्यादा देर नहीं लगाई। रस्सी के जरिए एक एक करके मछुआरों को हेलीकॉप्टर में लाया गया और इस बीच समंदर की लहरें चुनौती बनी हुई थी। इसीलिए कोस्ट गार्ड के लिए मिशन आसान नहीं था, लेकिन इसे बहादुरी से अंजाम दिया गया। सभी मछुआरों को हेलीकॉप्टर समंदर किनारे ले आया तो वहां मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली। मछुआरों को फर्स्ट एड दिया गया, खाना मुहैया कराया गया और इसके बाद स्थानीय पुलिस को सौंप दिया गया। समुद्री तूफान की वजह से इंडियन कोस्ट गार्ड अलर्ट है। कोस्ट गार्ड ओडिशा और पश्चिम बंगाल में प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रहा है। मकसद है तूफान में फंसे लोगों को सकुशल बचाना। कोस्ट गार्ड्स के जहाज समंदर में निगरानी कर रहे हैं और हेलीकॉप्टर भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। मछुआरों और समंदर में जाने वालों को लगातार चेतावनी दी जा रही है और इसके साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन को भी अंजाम दिया जा रहा है। गोपालपुर में 11 मछुआरों की जान बचाकर कोस्ट गार्ड ने एक बार फिर समंदर में सुरक्षा की अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। लेकिन इस मामले में मौसम विभाग के साथ साथ राहत और बचाव में जुटी एजेंसियों की भी तारीफ करनी होगी। समंदर के बदलते मिजाज को देखते हुए बचाव के पुख्ता इंतजाम किए गए और जबरदस्त कोऑर्डिनेशन के साथ प्रशासन और कोस्ट गार्ड की टीम मछुआरों की जिंदगी बचाने में कामयाब रही। गोपालपुर से मोहम्मद सुफियान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। साल का पहला चक्रवाती तूफान आसानी आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों में अपना असर दिखाएगा। अच्छी खबर हालांकि ये तूफान नुकसान नहीं पहुंचाएगा और अगले 24 घंटे में इसके कमजोर पड़ने की भी उम्मीद है। हाँ, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों में 90 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं जरूर चल सकती हैं। इस दौरान कई जगहों पर बारिश की भी संभावना है। खराब मौसम की वजह से मंगलवार को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम एयरपोर्ट से उड़ान भरने और लैंड करने वाली 23 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई थी। चेन्नई एयरपोर्ट ने भी 10 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी थी। ओडिशा के मलकानगिरी, गजपतिगंजम और पुरी जिलों में भारी बारिश होने की आशंका है। मछुआरों को 13 मई तक समुद्री तट से दूर रहने की चेतावनी दी गई है। ओडिशा के पारादीप, गोपालपुर, धमरा और पुरी को डेंजर जोन मानते हुए वहां पर एनडीआरएफ और ओडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें स्टैंड बाय पर रखी गई हैं। इस तूफान की वजह से ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में हल्की और कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि कई जगहों पर हालांकि बारिश हो सकती है। इस बीच पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, दक्षिण कर्नाटक और रायलसीमा में हल्की बारिश हो सकती है। लेकिन पश्चिम बंगाल के हावड़ा, कोलकाता, हुगली और पश्चिमी मिदनापुर जिलों में आंधी तूफान के साथ हल्की बारिश की संभावना है। आंधी तूफान के दौरान लोगों को सुरक्षित जगहों पर रहने की सलाह भी दी गई है। भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्र इस साल का पहला सीवियर साइक्लोन की इंतजार में इस वक्त है। साइक्लोन असनी, जो इस वक्त बंगाल की खाड़ी में तैयार हो चुकी है और इस वक्त पूरी उड़ीसा से करीबन 500 किलोमीटर दूर है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की माने तो अगले 24 घंटे में
ये साइक्लोनिक डिप्रेशन जो है, ये साइक्लोनिक स्टॉर्म जो है, वो बंगाल की खाड़ी से जो कोस्ट लाइन है, जो ईस्टर्न कोस्ट लाइन है, उसकी तरफ आगे बढ़ रही है। आंध्रा और उड़ीसा जो कोस्ट लाइन है उसके तरफ आगे बढ़ रही है। जो अच्छी खबर इस वक्त है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से, जो साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि इस बार शायद ये साइक्लोन लैंडफॉल ना करे और रिकर्व होके वापस बंगाल की खाड़ी चली जाए। ये एक अच्छी खबर है इस वक्त। हालांकि पूरी जो कोस्ट लाइन है, जितने भी तटीय क्षेत्र में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स है, चाहे वो आंध्र प्रदेश में हो, उड़ीसा में हो या पश्चिम बंगाल में हो, वहां पे अलर्ट जारी कर दिया गया है। जो मछुआरे हैं उनको कहा गया है कि वो बिल्कुल इस वक्त समंदर में ना जाएं। पूरी का ये जो समंदर तटीय क्षेत्र है, जो बीच है, जितने भी रिसोर्ट्स और होटल्स है, हालांकि टूरिस्ट होटल्स में हैं, उनको इवैक्यूएशन के लिए अभी तक कोई निर्देश नहीं दिया गया है। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने अलर्ट साउंड कर दिया है कि कोई भी बीच पर इस तरह से ना टहलने के लिए आए, और जो मछुआरे हैं उनको भी कहा गया है कि आप समंदर में ना जाए। और जो साइक्लोन है वो जैसे निकट आ रही है ईस्टर्न कोस्ट लाइन का, उसके बाद अगर वो रिकवर होकर वापस बंगाल की खाड़ी में चली जाती है तो ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि हर बार हमने देखा है साइक्लोन यास हो, फोनी हो या अम्फान हो, हर बार जब लैंडफॉल होता है उससे साइक्लोन का कहर जो है वो समझ में आता है और काफी नुकसान भी होता है। जो लैंड मास है वहां पे जितने भी प्रॉपर्टीज है उनको नुकसान होता है। तो अगर कई किलोमीटर, कहा जा रहा है कि शायद 100-150 किलोमीटर दूर से बंगाल की खाड़ी में फिर वापस चली जाए, तो उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है इस बार शायद उतना क्षति जान माल की ना पहुंचे, लेकिन इससे जरूर भारी बारिश की संभावना है और इससे अलर्ट जारी किया गया है। आसानी से निपटने के लिए ओडिशा में खास इंतजाम किए हैं। रेस्क्यू टीम के साथ शानदार कोऑर्डिनेशन किया गया है। कोस्ट गार्ड की टीम से बेहतर तालमेल बनाया जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम तकनीक का इस्तेमाल करके सावधानी से कदम उठाया जा रहा है। भुवनेश्वर में मौसम विभाग के अधिकारी हबीबुर रहमान विश्वास से हमने बात की। हमारा सैटेलाइट डेटा से आपका मॉनिटरिंग शुरू होता है, क्योंकि समुद्र में आपका सैटेलाइट का ऑब्जर्वेशन ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारा ये में लैंड कन्वेंशनल ऑब्जर्वेशन नहीं है। तो सैटेलाइट का इम्प्रूवमेंट तो आपका 99 से अभी आज 2022 में बहुत ही इम्प्रूवमेंट हुआ है। जो रिमोट सेंसिंग का जो ये है, अभी पहले हम लोग का 3 आवरली 99 का उस समय में तो दिन में एक ही पिक्चर व 2 पिक्चर आता था, इमेज आता था। अभी हमारा एवरी 10 मिनट्स हम लोग सैटेलाइट का डेटा का इमेज मिलता है। उसका बाद फिर हमारा प्रेडिक्शन सिस्टम में न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन जो होता है उसमें भी बहुत ही इम्प्रूव हुआ है। आगे बढ़ेंगे, बात पड़ोसी देश श्रीलंका की करते हैं, जहां आर्थिक संकट से बिगड़े हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। विपक्ष के दबाव के चलते एक दिन पहले प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे को इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद तो श्रीलंका में हालात और बेकाबू हो गए, क्योंकि इस्तीफे से नाखुश राजपक्षे के समर्थकों ने राजधानी कोलंबो में हिंसक घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर दिया। फिर तो उनके विरोधी भी उग्र हो गए और इस हिंसा में एक सांसद समेत 8 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 100 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। देश में इस तरह के टकराव का खतरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे बीते शुक्रवार को ही देश में दूसरी बार इमरजेंसी लगा चुके हैं, मगर जिस तरीके से वहां पर हिंसक विरोध प्रदर्शनों का दौर शुरू हुआ है उससे हालात गृह युद्ध की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। कोलंबो में जगह जगह हिंसक झड़प, आगजनी और पथराव। ये उस देश का हाल है जहां आर्थिक संकट पर लोगों का गुस्सा पहले ही 7वें आसमान पर था। ऊपर से विपक्ष के दबाव के चलते प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे को अपनी कुर्सी तक गंवानी पड़ी। लेकिन श्रीलंका में हालात नहीं सुधरे। ये हालात तब और बेकाबू हो गए जब राजपक्षे के समर्थकों ने अपने नेता के इस्तीफे के विरोध में राजधानी कोलंबो में बड़े पैमाने पर हिंसा शुरू कर दी। जवाब में विरोधी भी उग्र हो गए। फिर तो राजधानी कोलंबो की सड़कें किसी जंग के मैदान में तब्दील हो गई। प्रदर्शनकारियों के हाथ में जो लगा उसे आग के हवाले कर दिया। दिन गुजर गए, तारीखें बदल गई, लेकिन श्रीलंका में हालात नहीं बदले।
और अब इस हिंसा की चपेट में आने से सत्ताधारी पार्टी के सांसद अमर कीर्ति अथु कोरला और उनके सिक्योरिटी गार्ड की मौत हो गई। भीड़ ने पूर्व मंत्री जॉनसन फर्नांडो के आलीशान घर में आग लगा दी। यहाँ तक कि हिंसक भीड़ ने महिंदा राजपक्षे के पुश्तैनी घर को भी आग के हवाले कर दिया। इस बात की भनक जैसे ही पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे को लगी, उन्होंने परिवार समेत अपना घर छोड़ना बेहतर समझा। खबरों के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार को हेलीकॉप्टर के जरिए पूर्वी श्रीलंका के त्रिनकोमाली नेवल बेस में ले जाया गया है, लेकिन वहां भी बेस के बाहर प्रदर्शनकारियों की भीड़ जमा हो गई, जो महिंदा राजपक्षे की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ी थी। श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर अर्जुन रणतुंगा ने इस हिंसा को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए सरकार समर्थकों को सीधे जिम्मेदार ठहराया। The ministers who has been creating this issue for last so many years provoke these people, and apparently what we heard that they have been given liquor and provoking them to go to the peaceful protest which has been happening for 30 days. So it was very unfortunate. The people who came onto the road protested very peacefully without damaging anything, without harming anything, and was attacked in a very brutal way, which was not the things we expected to happen. राजधानी कोलंबो के अलावा भी श्रीलंका के दूसरे हिस्सों में ऐसी ही हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं, जिसको काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और हवाई फायरिंग की, लेकिन हिंसा पर उतारू प्रदर्शनकारियों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। और ये बात जग जाहिर है कि चीन के कर्जे ने श्रीलंका को दिवालिया होने की कगार पर ला खड़ा कर दिया। ऐसे में वहां के ताजा राजनीतिक संकट से हालात और गंभीर हो गए, क्योंकि प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के इस्तीफे के बाद भाई राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के भी इस्तीफे की मांग लगातार जोर पकड़ती जा रही है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है जो जनता ने अब ये मन बना लिया है, जो राजपक्षे क्लैन का, राजपक्षे ब्रदर्स का कोई भी सदस्य गवर्नमेंट में नहीं होना चाहिए। इसीलिए हालांकि वहां प्रधानमंत्री ने तो अपना इस्तीफा दे दिया है, परंतु वो वहां के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे का भी इस्तीफा लेकर ही मानेंगे। उससे कम उनके लिए कोई चीज वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। श्रीलंका में हिंसक विरोध प्रदर्शन से हालात गृह युद्ध की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं और प्रदर्शनकारियों के निशाने पर राजपक्षे परिवार है। ऐसे में माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे का इस्तीफा देश में राजपक्षे परिवार के प्रभुत्व के खात्मे की शुरुआत हो सकता है। लेकिन इस वक्त अहम सवाल ये है कि श्रीलंका की समस्याओं का अंत कब और कैसे होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दरअसल श्रीलंका जिस हाल में इस वक्त है, इसके लिए सीधे सीधे चीन जिम्मेदार है, लेकिन सवाल अभी भी सबसे बड़ा है कि इन समस्याओं का अंत कब और कैसे होगा। समझेंगे इसको भी इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए अच्छी खबर सच्ची। तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। कुछ ऐसी खबरें जिनके पीछे छिपी हो गुड न्यूज और जो बदल दे आपका नजरिया। हम लेकर आएंगे ऐसी खबरें, अच्छी खबर, सच्ची खबर, हर रोज रात 8 बजे GNT पर। एक सोच, अच्छी और सच्ची, जो छोटी है पर होती है, जुड़ती और जोड़ती है, बिखर कर अनंत हो जाती है, कई सांचों में ढलती है,
धुंधलाती है पर ओझल नहीं होती, आहट से आवाज बनती है, उम्मीदों का आकाश बनती। देश से संवाद है हमारी ये सोच, एक शुभ शुरुआत है हमारी ये सोच, अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत। GNT, गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। नमस्ते, मैं हूँ ईरा त्रिवेदी। आइए मेरे साथ चलिए योग की यात्रा पे रोज सुबह 8:25 पर सिर्फ GNT गुड न्यूज टुडे पर। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है। देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर। हमारी नजर से कोई भी खबर बचती नहीं, चाहे कहीं कोई खबर वायरल हो रही हो या कोई न्यूज ट्रेंड कर रही हो, खबरों के मेन्यू में लंच टाइम पर हम परोसेंगे ऐसी खबरें जो आपके काम की हैं, आपके सरोकार की हैं। मैं शगुफ्ता और मैं आदिति लेकर आएंगे आपके लिए सिर्फ GNT पर। दुनिया अच्छाई पर टिकी है। बुराई तो इंसान को डराती है, लेकिन अच्छाई दुनिया चलाती है। मैं अनंत भट्ट आपके लिए लेकर आऊंगा अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। कुछ ऐसी खबरें जिनके पीछे छिपी हो गुड न्यूज और जो बदल दे आपका नजरिया। हम लेकर आएंगे ऐसी खबरें, अच्छी खबर, सच्ची खबर, हर रोज रात 8 बजे GNT पर। एक सोच, अच्छी और सच्ची, जो छोटी है पर होती है, जुड़ती और जोड़ती है, बिखर कर अनंत हो जाती है, कई सांचों में ढलती है, धुंधलाती है पर ओझल नहीं होती, आहट से आवाज बनती है, उम्मीदों का आकाश बनती। देश से संवाद है हमारी ये सोच, एक शुभ शुरुआत है हमारी ये सोच, अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत। GNT, गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। नमस्ते, मैं हूँ ईरा त्रिवेदी। आइए मेरे साथ चलिए योग की यात्रा पे रोज सुबह 8:25 पर सिर्फ GNT गुड न्यूज टुडे पर। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो क्या यूक्रेन को युद्ध का बूस्टर डोज दे रहा है अमेरिका? पोलैंड में रूसी राजदूत के चेहरे को भीड़ ने क्यों किया लाल? ओडेसा पर क्यों कब्जा करना चाहते हैं व्लादिमीर पुतिन? शुभ मंगल सावधान, देखिए रात 10:04 पर। बात पड़ोसी मुल्क की कर रहे हैं जो चीन के कर्ज के जाल में फंसे और इस वक्त परेशान है। जी हाँ, श्रीलंका पर 51 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज है जिसका भुगतान कर पाने में पहले ही वो अपने हाथ खड़े कर चुका है।
लेकिन यहाँ जानना ये बहुत ज़रूरी है कि श्रीलंका की ये हालत कैसे हुई और कैसे चीन ने श्रीलंका को नुकसान पहुंचाया। असल में श्रीलंका में कोरोना की वजह से पहले ही हालात खराब थे। ऊपर से राजपक्षे सरकार के गलत फैसलों ने देश की आर्थिक हालत और ज्यादा बिगाड़ दी। लेकिन इन हालातों के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार चीन से लिया हुआ कर्ज है। बताया जा रहा है कि चीन ने श्रीलंका को 4.6 अरब डॉलर का कर्ज दिया और दावा यह भी किया जा रहा है कि श्रीलंका पर जितना कर्ज है उसमें 18% हिस्सेदारी अकेले चीन की है। श्रीलंका के लिए चीन का ये कर्ज इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर खनन तक की तमाम योजनाओं में निवेश के तौर पर दिया गया और कर्ज न चुका पाने की स्थिति में चीन के सामने घुटने टेकने पड़े, जैसा कि इस समय श्रीलंका के साथ हो रहा है। यानी श्रीलंका में कई प्रोजेक्ट्स पर चीन का कब्जा है और कर्ज में डूबे होने की वजह से कई प्रोजेक्ट्स लीज पर चले गए हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण हम्बनटोटा पोर्ट है, जो पहले ही चीन को 99 साल के लिए लीज पर दिया जा चुका है। इतना ही नहीं, श्रीलंका की कमाई का बड़ा हिस्सा पर्यटन कारोबार से भी आता है, मगर वो भी कोरोना की वजह से पूरी तरह से ठप पड़ गया है। कहा तो ये भी जाता है कि इसके बाद तो मदद के नाम पर चीन को श्रीलंका में पैर पसारने का मौका ही मिल गया। हालांकि इस संकट से उबरने के लिए भारत इस साल 3.5 बिलियन डॉलर यानी कि भारतीय रुपए के हिसाब से अगर हम कहें तो 27,000 करोड़ की मदद भेज चुका है। लेकिन श्रीलंका के आर्थिक हालात फिलहाल सुधरे नहीं हैं। तो इसका सीधा जवाब ये है कि चीन ने मुसीबत की इस घड़ी में श्रीलंका से मुंह फेर लिया और वो कर्ज की शर्तों में भी कोई रियायत देने को तैयार नहीं है। और ऊपर से श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कम होता जा रहा है। विदेशी मुद्रा की कमी की वजह से श्रीलंका में ज़्यादातर ज़रूरी सामानों जैसे कि दवाओं, पेट्रोल, डीजल विदेशों से आयात नहीं हो पा रहा है। अब तो हालात ये हो गए हैं कि वहाँ पर एक कप चाय की कीमत भी 100 रुपये तक पहुँच गई है। श्रीलंका अपनी आज़ादी के बाद से सबसे बुरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है और वहाँ प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के इस्तीफे के बाद सियासी संकट और गहरा गया है। और जानकारों के मुताबिक श्रीलंका को इस संकट से उबारने के लिए नई सरकार का गठन करना होगा, मगर लोग चाहते हैं कि नई सरकार में राजपक्षे परिवार की दखलंदाजी बिल्कुल भी ना हो। हालांकि नई सरकार के गठन से पहले देश में अमन बहाली करना ज्यादा जरूरी है। पार्लियामेंट में वो कुछ अमेंडमेंट्स चाहेंगे, जो राष्ट्रपति की इतनी ज्यादा पावर्स हैं, जो प्रधानमंत्री को अपॉइंट कर सकता है, प्रधानमंत्री को वहां से निकाल सकता है, रिजाइन वहां पर एविक्ट कर सकता है, और भी जो हैं मंत्रियों उनके विरुद्ध भी वो एक्शन ले सकता है। तो ये सब जो पावर्स हैं, वहां की पार्लियामेंट को कन्वीन करने की पावर, ये सब जो उनके 20th अमेंडमेंट में आया हुआ है, मेरे विचार से जो ऑपोजिशन है वो ये जरूर मांग करेगी जो इस प्रोविजन को हटा दिया जाए। और मेरे विचार से गोटाबाया राजपक्षे ने ये कहा भी था, ये इंडिकेशन दिया था जो वो इसको विड्रॉ करने के लिए राजी होंगे। और 19th अमेंडमेंट जिससे कि प्रधानमंत्री की जो पावर्स हैं, पार्लियामेंट की जो पावर्स हैं वो ज्यादा बढ़ जाती हैं, वो शायद इसके लिए उसको भी 19th अमेंडमेंट को भी लागू करना होगा, 20th अमेंडमेंट को हटाना होगा वहां से। तो सबसे पहले तो ये होगा जो गोटाबाया राजपक्षे अपना इस्तीफा दें और ये जो अमेंडमेंट्स हैं वो पार्लियामेंट में हो। आगे बढ़ेंगे। अच्छी और सच्ची खबरों में हमारी कोशिश ये भी रहती है कि आपको कुछ पॉजिटिव न्यूज़ दी जाए। तो आपकी सेहत की बात कर लेते हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है, तो हम सभी जानते हैं, ऐसा कहा भी जाता है। लेकिन इस डिजिटल युग की बात करते हैं जहाँ पर शरीर से ज़्यादा लोग मन से अस्वस्थ हैं। दिन की शुरुआत आप योग, जिम या फिर नॉर्मल एक्सरसाइज से करते होंगे ताकि दिन भर आप फ्रेश रहें, एनर्जेटिक रहें। वैसे नियम तो यही कहता है, लेकिन असल में होता क्या है, हमारे दिन की शुरुआत होती है हमारे मोबाइल से। यानी बेड से उठने से पहले हमारा मन सोशल मीडिया की गिरफ्त में आ जाता है, जिसका असर सीधे तौर पर हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। वैसे अगर आंकड़ों पर गौर करें तो आजकल ज़्यादातर लोग डिप्रेशन, मेंटल स्ट्रेस जैसी मानसिक परेशानियों से दो चार हो रहे हैं। लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि शरीर के साथ साथ मन को भी डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है। यानी अगर हम अपने मन को डिटॉक्स करेंगे तो मेंटली फ्रेश होंगे और उसका असर सेहत पर पड़ेगा, यानी पॉजिटिव असर। हालांकि तरीका थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। सुबह होती है तो सूरज के दीदार से पहले व्हाट्सएप पर नजर जाती है।
और इसके बाद फेसबुक पर दोस्तों और रिश्तेदारों की पोस्ट देखी जाती है। ब्रेकफास्ट से पहले ट्विटर पर दुनिया भर का हाल भी ले लिया जाता है। तो दिन का खाना खाते खाते इंस्टाग्राम पर खूबसूरत तस्वीरों और वीडियोस को देखने की ललक होती है और ये सिलसिला चलता रहता है, शाम को फुर्सत का वक्त गुजारते हुए और रात में सोने तक। वैसे आमतौर पर हम सबकी दिनचर्या का यही ढर्रा हो गया है। सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का हिस्सा हो गया है। सोशल मीडिया पर इतना वक्त गुजारना शौक से आदत और आदत से मुसीबत बनता जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के ज्यादातर लोग किसी न किसी सोशल मीडिया ऐप का इस्तेमाल करते हैं और इसकी वजह से स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी मानसिक बीमारियों का शिकार बनते जा रहे हैं। समस्या वैसे सोशल मीडिया नहीं है, बल्कि इसका गलत तरीके से किया जाने वाला इस्तेमाल है। फिलहाल बड़ा सवाल ये है कि सोशल मीडिया के असर से बचा कैसे जाए। इसके लिए जानकार डिजिटल डिटॉक्स को वक्त की जरूरत बता रहे हैं। डिजिटल डिटॉक्स क्या है, पहले ये समझ लीजिए। मोटे तौर पर ये सोशल मीडिया से दूरी बनाने का तरीका है। इसे सोशल मीडिया से बचने के लिए ली जाने वाली डिजिटल छुट्टी भी कहा जा सकता है, क्योंकि कई लोगों को शराब या सिगरेट की तरह सोशल मीडिया या वर्चुअल वर्ल्ड की लत लग गई है। इससे निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। उनके लिए डिजिटल डिटॉक्स कारगर साबित हो सकता है। सोशल मीडिया के फायदे तो वैसे बहुत हैं, लेकिन नुकसान बेहिसाब हैं। सबसे बड़ी समस्या इसका मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाला असर, क्योंकि ये कई बीमारियों को बढ़ावा दे रहा है और इसीलिए हेल्थ एक्सपर्ट डिजिटल डिटॉक्स को अपनाने पर जोर दे रहे हैं। इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ की रिसर्च के मुताबिक सोशल मीडिया से मात्र 1 हफ्ते का ब्रेक मेंटल हेल्थ में सुधार ला सकता है। यानी अगर किसी में डिप्रेशन और एंजाइटी के लक्षण हों, तो सिर्फ 1 हफ्ते में उन्हें कम किया जा सकता है। ये रिसर्च 18 से 72 साल की उम्र के 154 लोगों पर हुई है। इन्हें 2 ग्रुप्स में बांटा गया। एक ग्रुप ने हफ्ते में औसतन 8 घंटे सोशल मीडिया ऐप्स का इस्तेमाल किया, तो दूसरे ग्रुप ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं किया। 1 हफ्ते बाद जब लोगों का टेस्ट लिया गया, तो पाया गया कि सोशल मीडिया से दूर रहने वालों का डिप्रेशन और एंजाइटी लेवल नीचे आ गया था। यानी सिर्फ 1 हफ्ते में ही सोशल मीडिया से दूर रहने वालों का मूड बेहतर हुआ, एंजाइटी के लक्षण कम हो गए। और इसके बाद दावा ये किया जा रहा है कि सोशल मीडिया से छोटे छोटे ब्रेक्स भी मेंटल हेल्थ पर पॉजिटिव असर डाल सकते हैं। ये सर्वे ब्रिटेन में किया गया, लेकिन ब्रिटेन की तरह ही वर्चुअल वर्ल्ड में रहने की लत भारत में भी तेजी से बढ़ी है। जाहिर है यहाँ भी समस्या हूबहू ब्रिटेन जैसी है। अगर भारत भी सोशल मीडिया के नकारात्मक असर से बचना चाहता है, तो डिजिटल डिटॉक्स यानी कि डिजिटल छुट्टी कारगर साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सोशल मीडिया के असर से बचने के लिए डिजिटल डिटॉक्स की बात की जा रही है और रिसर्च ये बता रही है कि अगर डिप्रेशन या फिर एंजाइटी से अगर आप बचना है, तो सोशल मीडिया से ब्रेक बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया का हमारी सेहत पर क्या असर होता है, हम इसे समझेंगे, लेकिन पहले ये जानना बहुत ज़रूरी कि हमारे देश में लोगों को सोशल मीडिया की लत कितनी है। ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के ज़रिए आप अपना आंकलन भी कर पाएंगे। साथ ही सोशल मीडिया के इस्तेमाल को भी समझते हुए इसके नकारात्मक असर से अपनों को, अपने दोस्तों को, परिवार को, खासतौर पर बच्चों को सुरक्षित रख पाएंगे। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किशोर या युवा वर्ग के लोग करते हैं और एक आंकड़े के मुताबिक भारत में सोशल मीडिया का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल टीनेजर्स यानी कि किशोर करते हैं। 13 से 19 साल के लड़कों की तादाद इनमें ज़्यादा है, जो करीब कुल सोशल मीडिया यूजर्स का 31% है। फेसबुक और इंस्टाग्राम का इस्तेमाल मोटे तौर पर 18 से 24 साल के युवा करते हैं। भारत में फेसबुक इस्तेमाल करने वाले करीब 10 करोड़ यूजर्स किशोर हैं या फिर युवा हैं, और इसी तरह इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करने वाले करीब 7 करोड़ लोगों में ज़्यादातर युवा हैं, जिनको जनरेशन Z कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। कश्मीर वाले शिव कुमार शर्मा और इलाहाबाद वाले हरि प्रसाद